बच्चों, यहाँ हम लोग फोर्स और प्रेशर की बात करने वाले हैं। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। और बल क्या है? एक कोई पुश या पुल के फॉर्म में होता है। तो जब भी आप किसी चीज को उठाते हैं, कोई ढक्कन वगैरह खोलते हैं, दरवाजा खिड़की बंद करते हैं, बॉल में किक करते हैं, बैट से बॉल को मारते हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं जो कि बुरी बात है, या किसी चीज को उठाते हैं, पेज पलटते हैं, किसी को धक्का देते हैं, या किसी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कोई काम किया। और ये सारा जो चीज है, इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में चेंज आ रहा है। तो कोई भी पुश या पुल जो है वो एक फोर्स कहलाता है। वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। फोर्स आर ड्यू टू इंटरैक्शन। इंटरैक्शन की वजह से ये फोर्स का इम्पैक्ट है। फोर्स के बारे में और आइए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जैसे कोई चीज इधर जा रही है और आप इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कोई एक बच्चा लगा रहा है, हाँ, और मान लो कि कोई दूसरा बच्चा भी आ गया, वो भी लगा रहा है, तो क्या होगा? ये दोनों फोर्स जुड़ करके इस पे असर डालेगा और जिधर जो आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब मान लो रस्साकसी का गेम खेला होगा आप लोगों ने कि यहाँ पर एक टीम है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो रस्सी को इधर खींच रहे हैं, और इस तरफ भी कुछ बच्चे हैं जो रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, और ये इधर खींच रहा है। तो जिस टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया, अल्टीमेट मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? उस टीम की ओर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे में जो नेट फोर्स है वो क्या होगा? वो डिफरेंस के जितना होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ये वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है एक नंबर और दूसरा होता है एक यूनिट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटे आपका वजन कितना है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा वजन जो है वो 30 किलो है। तो आपने यहां पर दो वर्ड कहा, पहला आपने कहा 30, फिर आपने कहा किलो। ओके, आपने क्या कहा? 30 kg आपने अपना मास बताया। तो ये जो पहला जो चीज है, ये नंबर पार्ट, ये मैग्नीट्यूड है, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये यूनिट है। फिर मैंने पूछा आपसे कि बेटा आपकी लंबाई कितनी है, तो कोई अपनी लंबाई फुट में बताएगा, कोई सेंटीमीटर में बताएगा। तो मान लीजिए कोई सेंटीमीटर में बता रहा है कि सर मेरी लंबाई 125 सेंटीमीटर है, लेंथ या हाइट आप जो कह लो, ठीक है। तो आपने कहा कि सर मेरा जो है वो 125 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर। तो उसमें 125 ये जो आपने कहा ये मैग्नीट्यूड है, और आपने जो सेंटीमीटर कहा वो यूनिट है। वैसे लेंथ का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1.25 मीटर। ये नंबर वाला पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड है। उसी तरह अगर मैंने पूछा कि बेटे ये वीडियो कितनी लंबी है, या आपका क्लास कितने मिनट का होता है, तो आप कहते हो 45 मिनट का। तो 45 जो मैग्नीट्यूड है, मिनट एक यूनिट है। तो फोर्स में भी आप जो लगा रहे हैं तो उसका भी एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक यूनिट आएगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन। अब एक न्यूटन फोर्स कितना है ये समझना होगा, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। If the direction or the magnitude of the applied force
changes, it effect also changes. अगर वो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज करता है तो उसका असर भी बदल जाता है. अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो पहला चीज, अगर कोई चीज रुका हुआ है तो उसको चला सकता है. दूसरा, कोई चीज चल रहा है तो उसको रोक सकता है. तीसरा क्या कर सकता है कि किसी भी चीज का शेप को बदल सकता है. चौथा, डायरेक्शन को बदल सकता है. और अगर आप अपना हाथ दबाएंगे, हाथ की किसी उंगली को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उंगलियों का कलर भी चेंज कर जाता है. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? डायरेक्शन, स्पीड, इसको चेंज कर सकता है मेन. अब फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से आप जिधर चला रहे हो उधर ही किसी ने धक्का दिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पीछे से अगर किसी ने उल्टा खींच लिया तो आपकी स्पीड घट जाएगी. इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बारिश का टाइम होता है, कई बार आप छाता लेके चलते हो, तेज हवा चल रही होती है और बहुत तेजी से चल गई तो क्या होगा, छाता उलट जाता है ना. और जिस टाइम में वो छाता उलट रहा होगा, ठीक है, तो आप पीछे की ओर जा रहे होगे. या आप साइकिल चला रहे हो, देखते हो कि अगर तेज हवा बह रही है और वो हवा सामने से आ रही है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो पीछे से आ रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. नाव में भी देखते हो ना, जो सेल बोट वाली नाव होती है उसमें पतवार लगी होती है और उसमें जब हवा लगता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change of state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. तो फोर्स को इस चीज से मेजर कर रहे हैं, इस चीज से देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, किसी चलते फिरते चीज के मोशन में चेंजेस ला रहा है. अब स्टेट ऑफ मोशन की अगर बात करें, a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in state of motion. तो यदि अगर किसी चीज के स्पीड में चेंज आए या उसके डायरेक्शन में चेंज आए तो हम बोलेंगे क्या, कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया है. Thus the force may bring a change in the state of motion of an object. Force can change the shape of an object. मम्मी जब आटा गूंथ रही होती है तो आप देखते हो वो मुक्के से पिचकाती है उसको, वो पिचक जाता है. या कुम्हार जब मिट्टी के लिए बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गूंथ रहा होता है तो उस वक्त फोर्स लगाता है और शेप चेंज करता है. तो फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है? कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी रुके हुए चीज को चला सकता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई चीज चल रहा है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है. फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. कैरम बोर्ड खेल रहे होते हो और आपने स्ट्राइक किया और वो स्ट्राइकर जो है, मान लो आपकी गोटी यहां पर है, तो आप क्या करते हो, यहां मारते हो और वो रिवाइंड होकर के यहां लगता है और ये गोटी जो है वो चली जाती है अपने होल में. तो यहां पर क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे फोर्स, इस पे फोर्स लगाया, ये यहां गया, इस वॉल से टकराया, इस वॉल ने इस पे फोर्स लगाया और आप एक एंगल लेकर के ये कर रहे थे और वो डायरेक्शन से यहां लगा और ये गोटी इसमें चली गई. तो यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया. या सिंपल चीज है, कोई चीज, फुटबॉल में वो लेकर के आ रहा है, सामने प्लेयर है, वो बॉल को लेकर के आ रहा है, ठीक है, वो बॉल को लेकर के आ रहा है और आप इधर से हो, आपने क्या किया, वो आया बॉल लेकर के और आपने उसको किक कर दिया, तो बॉल इधर आ रहा था, बॉल इधर चला जाएगा. तो ये डायरेक्शन चेंज हुआ. फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बलून है फुला हुआ, आप उसको पिचका सकते हो तो शेप चेंज हुआ. या आटा वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, या कुम्हार की मिट्टी वाला एग्जांपल दिया. फोर्स में कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स. तो फोर्स जो है या तो इसमें से कोई या ये सारे असर ला सकती है. अब फोर्सेस जो है वो दो तरीके के हैं. एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, जब टच करेगा तभी असर होगा. एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना टच के भी असर करेगा. तो इसमें सबसे पहला है मस्कुलर फोर्स. टू अप्लाई फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट.
आप मुझे धक्का तो तभी दे सकते हो ना जब आप मुझे छुओगे, है ना, या आप मुझे खींच तभी सकते हो जब आप मुझे छुओगे, है ना। तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स जो है, आपके मसल में जो फोर्स है वो क्या है। एक बहुत छोटा बच्चा जो मतलब समझ लो 6 महीने का है, वो क्या कर सकता है, वो आपके ऊपर ना के बराबर फोर्स लगा सकता है, लेकिन एक ग्रोन अप जो है वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। वो कॉन्टैक्ट जो है जरूरी नहीं है छू करके ही हो, कई बार जो है रस्सी से भी हो सकता है या स्टिक से भी हो सकता है ना। आम लटक रहा है, आपने लाठी फेंक के मारा उसमें या पत्थर फेंक करके मारा, वैसे ये सब करना मत, किसी को चोट लग सकता है। अभी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो उसमें लगा और फोर्स लगा और जिसकी वजह से वो गिर जाएगा। या रस्सी से कुएं से पानी खींचते हैं, है ना। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, the force is caused by the action of muscles in our body. आप स्कूल जाते हो, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब जाते हो तब बैग अपना उठा करके ले जाते हो, तो बैग को उठाए उस टाइम आपने सॉरी आपने फोर्स लगाया। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, like lifting a school bag or lifting a bucket of water. Muscular force. In the muscular force that enable us to perform all activities involving movement or bending of our body in the process of digestion of food get pushed through the alimentary canal. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. आपके पेट में जो है वो फूड का मोशन होता है, तो वहां पर भी जो है अतड़ियां जो है वो एक मूवमेंट कर रही होती है, उसको बोलते हैं परसिटैलिक मूवमेंट, और वहां भी फोर्स लग रहा होता है, तभी तो वो खाना आगे बढ़ा। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में आएगा और वो दोनों सरफेस में से कोई एक या दोनों अगर मोशन करेगा, तो उनके बीच में नेचुरली एक फोर्स पैदा हो जाएगा जो उस मोशन का विरोध करेगा। आप अपने हाथों को रगड़ो, है ना, देखोगे हाथ गर्म हो जाएगा। वो क्यों गर्म हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन जो है उसको एक नेसेसरी इविल कहा जाता है। नेसेसरी इविल मतलब वो अगर नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उसके होने से तो दिक्कत है ही। वो नहीं होगा तो क्या होगा, आप चौक से लिख नहीं पाओगे, गाड़ी में आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे, आप सीधा सीधा चल नहीं सकोगे। देखोगे ना बर्फ पे कोई चलता है तो गिर जाता है ना। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है। फुटबॉल खेलने वाले होते हैं तो उनका जो शूज होता है उसमें स्पाइक्स बने होते हैं, या जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनके शूज होते हैं उसमें स्पाइक्स होते हैं। वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कैरम बोर्ड आप खेल रहे होते हो, आप पाउडर डालते हो, तो वो क्या करते हो, वो आप फ्रिक्शन को कम कर रहे हो। या आपका फैन है या साइकिल है, उसमें आप ग्रीस डालते हो, उस टाइम आप फ्रिक्शन को कम कर रहे होते हो। और फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी चप्पलें घिस जाती हैं, आपके शूज घिस जाते हैं, साइकिल या बाइक की टायरें घिस जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. It is the force of friction between the surface of the ball and ground that brings the moving ball to rest. बॉल को लुढ़का देते हो, देखते हो रुक जाता है ना, वो फ्रिक्शन की वजह से. Similarly, friction between water and the boat brings it to stop once you stop rowing. नाव चला रहे हो आपने, उसमें पतवार चप्पू चलाना बंद कर दिया, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है. क्यों? फ्रिक्शन की वजह से. वैसे वाटर में फ्रिक्शन कम है. The force of friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. अगर कोई चीज इधर मोशन कर रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो वो रोक पाता है. और फ्रिक्शन भी जो है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये देखो मैग्नेट का दिखा रहा है ना. अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट कर रही है और सेम पोल में रिपल्सन हो रहा है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना. बिना टच के भी ये एक्शन आपका हो रहा है. मैग्नेटिक फोर्सेस, पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अभी आपने देखा कि देखो नॉर्थ साउथ है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, और साउथ साउथ है तो उसमें रिपल्सन आ रहा है. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. A magnet can exert a force on another magnet
without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. आप क्या करो, आपके बाल जो सूखे रहते हैं उसमें कंघी करो, ठीक है. ये गेम आपने बचपन में खेला भी होगा, है ना. उसको कई बार कंघी करो और उसके बाद जो है वो क्या होगा कि आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और वो कंघी उसके पास ले जाओ, देखोगे वो चिपक जाएगा. वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. विंटर में कई बार क्या होता है कि आपने डल वाला स्वेटर पहना है और आप उसको खोलोगे अंधेरे में तो देखोगे वो स्पार्क कर रहा है, वहां पर भी चार्जिंग हो रखी है, वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना. और एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि जैसे अचार रखने वाला कांच का मर्तमान देखा है ना, उसी तरीके का एक मर्तमान होता है, ठीक है. और उसमें ऐसे करके एक डिस्क लगी होती है, ये ऐसे मुड़ा होता है और इसके ऊपर में एक गोल्ड फॉइल लटका देते हैं, जैसे अल्युमिनियम का फॉइल होता है ना, उसी तरीके से गोल्ड फॉइल. और यहां पर अगर कोई चार्ज बॉडी लाओगे तो जैसे ही चार्ज बॉडी लाओगे ना तो देखोगे कि ये फॉइल जो है ये फैल जाएगा. क्या हुआ कि दोनों जगह पे सेम चार्ज, दोनों आर्म में सेम चार्ज चला गया और उसकी वजह से रिपल्सन हुआ और ये फैल गया. तो ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप. इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम देख सकते हैं. अब बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की. आपको पता है कि धरती क्या दुनिया में हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, और वो खींचता है उसके लिए जो फोर्स है वो होता है G(m1m2) डिवाइडेड बाय d². अब ये क्या चीज है ये बाद में एक्सप्लेन होगा अगले क्लासेस में, लेकिन ये समझ लो कि आप फोर्स को, वो फोर्स जो है वो इस तरीके से मेजर होता है. ये चीज जो है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये हुआ मास 1 मास 2 उसका प्रोडक्ट, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये मान लो दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस मान लो कि 5 मीटर है. मान लो ये जो है 10 किलो का है और ये समझ लो 20 किलो का है. हाँ, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है और ये वाला जो चीज है ये इसको इधर खींच रहा है ना. और ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर. आगे क्लास में पढ़ोगे आप. चलो. Every object that has mass exerts a gravitational pull or force on every other mass. The strength of this pull depends on the mass of object at play. अभी मैंने बताया कि मास पे डिपेंड करता है. Gravity is what keeps the planet in orbit around the sun and the moon around the earth. ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट जो है सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है. ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. और कोई भी चीज जो धरती की ओर गिर रही है, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है. और ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. उसको स्मॉल जी से मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट. ये नहीं रहेगा तो हम लोग उड़ने लगेंगे, है ना. और चांद पे इसकी वैल्यू अर्थ से कम है. इसी की वजह से जो है एप्पल जो है वो जमीन की ओर गिरता है, या आपके हाथ से पेन छूट गया तो वो गिरता है. चलिए, इतना ही बहुत है इसके लिए. अब आ जाती है बात प्रेशर की. प्रेशर क्या है कि फोर्स को एरिया से डिवाइड करो, है ना. जैसे आपके हाथ में पेन है, आप जिससे लिख रहे हो उसको आप उसके अपोजिट साइड से, जिधर से टिप है उधर से चुभाओ, ज्यादा चुभेगा. लेकिन उतना ही फोर्स लगाओ उसके बैक साइड से तो कम चुभेगा. तो बैक साइड में क्या है कि एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम पड़ा, लेकिन जहां टिप है जिधर से लिखते हो वो नुकीला पार्ट है ना, तो वहां प्रेशर ज्यादा पड़ेगा. इसलिए चाकू कील जो ठोकते हैं तो कील का ये टॉप वाला पार्ट जो है ये वॉल में नहीं जाता है, ये जो नीचे का नोक है वो ठोकते हैं. यहाँ हैमर मारते हैं, यहाँ पर हथौड़ा मारते हैं, ठीक.
और सिमिलरली जो चाकू है उसमें धार करते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए, एरिया कम रहेगा तो अच्छे से कटेगा। फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। Force which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके ऊपर हवा का लेयर है और ये जो है ये कॉन्टिन्यूसली आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है। द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. The force due to air in a column of the height of the atmospheric area is nearly equal to the force of gravity of an object mass itna. The reason we are not crushed under this force of gravity that the pressure inside our body also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. है ना, हम ग्रेविटेशनल के वजह से क्रश नहीं कर जाते हैं क्योंकि अंदर में प्रेशर है और जो उसको बैलेंस कर देता है। तो दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।